हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी एमजेटी फैमिली मेंबर्स को मिश्रा जी टेक्निकल की तरफ से नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दोस्तों एक नया वर्ष ना ही सिर्फ शुरू हो रहा है बल्कि एक नया दशक भी स्टार्ट हो रहा है। इस सेंचुरी का तीसरा दशक आज से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वर्ष हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है, क्या क्या हमें अपने लाइफ में अचीव करना है उसकी एक लिस्ट बनानी है और हमें पूरी मेहनत के साथ पूरी लगन के साथ जुट जाना है। इस वर्ष में हमें अचीवमेंट हासिल करके ही रहनी है। तो पूरे तन मन धन से लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। जब तक लक्ष्य हासिल ना कर लीजिए तब तक आपको बैठना नहीं है। वीडियो में आज हम लोग जानेंगे 1 जनवरी 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो की क्विज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्विज वगैरह सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चीन ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो FAST फास्ट नाम से एक सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है चाइना ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस नाम से भारत की पहली न्यूमोनिया की वैक्सीन लॉन्च की? तो न्यूमोसिल नाम से न्यूमोनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित है ये। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। दोस्तों 2020 में मैंने भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हाथ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट आपको देना चाहूँगा। 2020 एक ऐसा साल रहा दोस्तों जब मैंने एक भी दिन गैप नहीं लिया। एक भी दिन की करंट अफेयर ऐसी नहीं हुई जब वीडियो ना अपलोड हुई हो। डेली वीडियो अपलोड हुआ है, यानी 365 के 365 66 दिन जो था सभी दिन वीडियो अपलोड हुए हैं 2020 में। तो ये सब आप लोगों की वजह से आया। आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है और मुझे भी लगता है आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है मेरा कंटेंट, तो इस वजह से मुझे देना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये एक नया अचीवमेंट मुझे दिलाने के लिए। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में दोस्तों भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनाया जा रहा है और 4 एकड़ में बनाया हुआ है, 4 एकड़ की जमीन में। ठीक है, पॉलिनेटर पार्क मतलब क्या होता है? पॉलिनेटर पार्क मतलब परागणकर्ता पार्क। ठीक है, ये जो तितलियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, ऐसी 40 प्रजातियों के लिए ये परागण पार्क खोला गया है। भारत का पहला है ये। ठीक है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है ये। उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड से ही आपको याद होगा उत्तराखंड में अभी भारत का पहला इको ब्रिज स्थापित किया गया था। इको ब्रिज मैंने आपको बताया था ना, सांप वगैरह को, सांप हुआ, बिच्छू हुआ या रेंगने वाले जो भी जानवर हुआ हो उनसे रोड पर मनुष्यों द्वारा जो संघर्ष होते हैं उनसे बचाने के लिए इको ब्रिज खोला गया, बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड में ही बनाया गया। और उत्तराखंड में ही तो दोस्तों आप सभी को पता है भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। NTPC एग्जाम में अभी पूछा गया था। चलिए, तो ऐसे ही भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी खोला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा और जानिए। ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। कब? 9 नवंबर सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और अलग होने के बाद ये बना था 27वां राज्य जब ये अलग हुआ था। अच्छा, मैंने आपको 26वां, 27वां, 28वां और 29वां बताया हुआ है। कौन कौन से हैं जरा रिपीट कीजिए एक बार मेरे साथ। 26वां राज्य दोस्तों बना था छत्तीसगढ़, क्योंकि ये अलग हुआ था 1 नवंबर को सन 2000 को। फिर 8 दिन बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तराखंड, तो ये 27वां राज्य बना। इसके बाद 28वां राज्य कौन सा बना था? ये झारखंड। यहाँ पर देखेंगे 15 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 को, यानी 9 नवंबर से 6 दिन बाद 15 नवंबर को 28वां राज्य बन गया झारखंड। फिर 29वां राज्य दोस्तों तेलंगाना में बना, ये 2 जून 2014 को अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। तो 26वां, 27वां, 28वां, 29वां आपको याद रखना है। क्लियर है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड ने दोस्तों अभी गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया हुआ है। किसको? गैरसैंण को। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से क्वेश्चन बन ही चुका है NTPC एग्जाम में। भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है ये। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। दोस्तों NTPC एग्जाम में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है। डेली आप अगर वीडियो देखते हैं तो जब भी कोई राज्य आता है उनको मैं आपको सब कुछ बताता ही हूँ, तो आपको इनको भी याद करते चलना है। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को तो याद ही हो गए रहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है लेह में। लेह लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी है लेह। वहां पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। कितनी ऊंचाई पर है ये? 3500 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी? 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया है। ये वहाँ के स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान किया करेगा। ठीक है, अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उद्घाटन किया। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये कैसे उद्घाटन कर दिए? तो अभी कल ही मैंने आपको बताया हुआ था दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को एक और प्रभार मिला हुआ है, अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। किसका? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अभी कल जब डिजिटल ओशियन ऐप के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। लद्दाख के बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसे और जम्मू कश्मीर को। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं अब। ठीक है, भारत में यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? टोटल 8 है। ठीक है, पहले थी 7, फिर हुई 9, इसके बाद हुई 8। कैसे हुई? एक दमन दीव और दादरा और नगर हवेली को एक में कर दिया गया, इस वजह से हो गई संख्या 8। इसके वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो उपराज्यपाल हैं, वो हैं राधा कृष्ण माथुर जी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही हैं, राधा कृष्ण माथुर जी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विकसित किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विकसित, देश में बनी हुई आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यानी आकाश मिसाइल सिस्टम जो है हमारा, ये निर्यात भी किया जाएगा। यानी जैसे दूसरे देश से हम लोग मिसाइल खरीदते थे अभी तक, अब हमारी भी मिसाइलें दूसरे देश खरीदा करेंगे। ठीक है, हमारा देश जो होगा वो निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा मिसाइलों का। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आकाश मिसाइल होगी, ऐसा नहीं है कि जो आकाश मिसाइल जो वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही दूसरे देशों को बेचेंगे। ऐसा कोई देश ना करता है, ना ही हमारा देश करेगा। हम लोग एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं अपनी मिलिट्री के लिए, अपनी सेनाओं के लिए। और जो हम लोग का ओल्ड वर्जन था आकाश मिसाइल का जो ओल्ड संस्करण था, एडिशन था, उसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, निर्यात करेंगे। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी बढ़ेगी। ओके, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत महंगे हम लोग डील करते हैं दूसरे देशों से, चाहे वो राफेल डील हो, चाहे फ्रांस से राफेल जो हम लोग लिए, चाहे S-400 जो मिसाइल हम लोग ले रहे हैं रसिया से, चाहे अमेरिका से जो हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर लिए हैं। तो ये सभी बहुत महंगी डील होती हैं। ऐसे ही अब हमारे इंडिया से भी डील होगी दूसरे देशों के लिए। ओके, आकाश मिसाइल के लिए। आकाश मिसाइल बनाया किसने है? DRDO ने बनाया था। ठीक है, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। आकाश मिसाइल दोस्तों ये होती क्या है? सतह से हवा में, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। S-to-A मिसाइल होती है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। ये छोटी दूरी की मिसाइल होती है, लगभग इसकी रेंज है 25 किलोमीटर की। क्लियर? चलिए, आकाश मिसाइल को दोस्तों पहली बार भारत में 2014-15 में कमीशन किया गया था, भारतीय सेनाओं में शामिल किया गया था। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को GAVI बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को GAVI बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। GAVI बोर्ड क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो इसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ये बोर्ड दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो संतुलित रणनीतिक निर्णय लेना हुआ, नवाचार हुआ, साझेदार हुआ, सहयोग करना हुआ, इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके सदस्य नियुक्त किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इस संगठन के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी 3 वर्षों के लिए सदस्यता पाए हुए हैं। कब से कब तक? 1 जनवरी 2021 से लेकर के ये 31 दिसंबर 2023 तक रहेंगे। ओके, तो 21, 22, 23 3 वर्षों के लिए ये रहेंगे इसके सदस्य। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम कोचों की कितनी रफ्तार तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने दोस्तों नए विस्टाडोम कोच की रफ्तार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक की इसकी टेस्टिंग की गई है। रेलवे ने दोस्तों एक नई टेक्नोलॉजी और एडवांस तरह का एक कोच डिज़ाइन किया है।
ये विस्टाडोम कोच के रूप में जाना जा रहा है। ये बेसिकली होगा पर्यटकों के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो पर्यटकों को निश्चित ही बहुत अच्छा अनुभव प्रदान करेंगे, ठीक है। तो 180 किलोमीटर पर आवर तक की गति चलने के लिए इसका परीक्षण किया गया है। भारतीय रेलवे आया है, भारतीय रेलवे के बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया में रेलवे की शुरुआत दोस्तों हुई थी 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को। 1853 में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हुआ करता था। इसी वजह से 16 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है रेलवे दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1853 ये हुआ। 1854 में क्या हुआ था आपको याद होना चाहिए, भारतीय डाक की शुरुआत हुई थी, भारत में डाक विभाग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उस टाइम पर भी था। अच्छा, बात करते हैं ये जो पहली रेल चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ओके। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डे याद रखना है, 1890। 1890 में दोस्तों भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया और 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। 1905 में किसका शासनकाल था? 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था और 1905 में ही तो बंगाल का विभाजन हुआ था। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस टाइम पर गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, याद रखिएगा इसको, ओके। चलिए, और इसके बाद फिर और आगे बढ़ें अगर तो 1925 में इलेक्ट्रिक रेलवे की शुरुआत हो गई। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने दोस्तों वियतनाम के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो ये समझौता जब भी किसी दो देशों के बीच में होता है तो इसका मतलब ये हुआ ये कोई भी प्रोडक्ट इनके देश में जाकर बेच सकते हैं या ये कोई भी प्रोडक्ट इनके देश में जाकर के बेच सकते हैं बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी चार्ज के, ठीक है। उसके लिए उनको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही इन दोनों में भी समझौता हुआ है। अगले 7 वर्षों में 99% तक का टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी ब्रिटेन ने सिंगापुर के साथ भी ऐसा ही एक समझौता किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी ब्रेक्जिट विवाद बहुत ज़्यादा चर्चे में आ रहा है। इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन कल शायद बता दूंगा, इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। वैसे तो ब्रेक्जिट से जब ब्रिटेन अलग हुआ था, ब्रेक्जिट जब हुआ था तब भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, लेकिन उसके लिए हो गए हैं लगभग 7 से 8 महीने। देखिए, ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन एग्जिट, यानी कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो रहा है। कहाँ से एग्जिट हो रहा है? यूरोपियन यूनियन से। तो यूरोपियन यूनियन से आधिकारिक रूप से ये अलग हो रहा है। अब जब अलग हो रहा है तो ब्रिटेन जो है दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर क्या है ना, देखिए ब्रिटेन वगैरह जो यूरोपियन यूनियन था, ब्रिटेन हुआ, आयरलैंड हुआ, स्कॉटलैंड हुआ, ठीक है, वेल्स हुआ, अभी इनको हम लोग वर्ल्ड मैप में दिखाएंगे। ये सभी यूरोपियन यूनियन में जब थे तो कोई भी डिसीजन लेना होता था तो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से लिया जाता था। लेकिन अब ब्रिटेन क्या है, जब ये अलग हो जाएगा तो जैसे इंडिया है वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जिससे मन हो उससे साझेदारी करेगा, जिससे ना मन हो उससे नहीं करेगा, कोई भी दबाव नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं। ऐसे ही अब ब्रिटेन के पास भी हो जाएगा। इसको भी कहीं से भी किसी से भी कोई व्यापार करना हुआ, कुछ भी करना हुआ तो कोई दबाव में नहीं रहेगा ये ब्रिटेन में। तो यही इसका सबसे ज़्यादा फायदा है। भारत को भी इसका फ़ायदा होगा। भारत कैसे फ़ायदा इसका लेगा मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब दोनों देशों को हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। तो देखिए, ये रहा वर्ल्ड मैप। यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। अभी उसी दिन तो आपको वियतनाम के बारे में बताया था। यहाँ से आएंगे हम लोग थाईलैंड की साइड और थाईलैंड में इधर आपको पास में मिल जाएगा वियतनाम, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये रहा वियतनाम। ये जो कंट्री है यहाँ से इधर तक ये है वियतनाम और इसकी राजधानी यहाँ पर है हनोई। हनोई है इसकी राजधानी, क्लियर है। और यहाँ की मुद्रा होती है डोंग। क्या होती है? डोंग होती है यहाँ की मुद्रा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नुग्यान जुआन फुक। कौन? नुग्यान जुआन फुक हैं यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उस दिन जब मैंने वियतनाम के बारे में बताया था तो क्यों आया था वियतनाम? वियतनाम इसलिए आया था क्योंकि वियतनाम और भारत के बीच में पासेक्स नाम का एक सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण चीन सागर में ही तो हुआ था। यही है दक्षिण चीन सागर, यहीं पर हुआ था वो अभ्यास, क्लियर। अब यहीं से हम लोग वापस आते हैं भारत की तरफ। उसके बाद चलेंगे हम लोग यूरोप। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम को देखने, ठीक है। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। देखिए, आप लोग लोकेशन देखते रहिए कि किस तरफ पड़ता है क्या, ठीक है। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट इधर पड़ता है, यूरोपीय महाद्वीप, ठीक है। इधर आएंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट में इधर आ जाइएगा, ये रहा यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड है और यहाँ पर है स्कॉटलैंड और यहाँ पर है छोटा सा वेल्स, ठीक है। तो ये तीनों देश आपस में मिल करके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन।
और अगर केवल इंग्लैंड की बात की जाए तो ये केवल इंग्लैंड हुआ। लेकिन अभी यहीं पर थोड़ा सा अगर नॉर्थ आयरलैंड भी ऐड कर दिया जाए इसमें, तो ये जो इतना पोर्शन हो जाएगा ये कहलाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए साफ साफ, इतना जो हो जाएगा पार्ट ये कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम। यही होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और इधर वेल्स। ओके, तो इतने को कहेंगे हम लोग यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम में सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है दोस्तों इंग्लैंड का लंदन है। और यहाँ की करेंसी अगर हम लोग बात करें, करेंसी इंग्लैंड की क्या है, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन आ रहे हैं 26 जनवरी को भारत में, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर। और इसके बदले में G7 की अध्यक्षता करने वाला है, मेज़बानी करने वाला है इस बार ब्रिटेन। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र दोस्तों स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ये PPP मॉडल पर बेस्ड होगा। PPP मॉडल ये क्या होता है? इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पार्टनरशिप से यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एथेनॉल संयंत्र भारत का पहला होगा, छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक है भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाना, और छत्तीसगढ़ की डिस्टिलरी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है NKJ बायोफ्यूल। तो इसके द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता हुआ है, और उसी के तहत ये संयंत्र स्थापित किया जाना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आया है, देखिए मैप में छत्तीसगढ़ है कहाँ पर, देखिए ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये 26वां राज्य बना था। 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है नया रायपुर, और ये अपना बॉर्डर देखिए कहाँ से शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, इधर थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से भी शेयर करता है, तेलंगाना से, और इधर महाराष्ट्र से भी शेयर करता है अपना बॉर्डर छत्तीसगढ़। यहाँ के सीएम हैं करंट टाइम पर भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी से हैं। अनसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर है। इंद्रावती नेशनल पार्क ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही। क्लियर है? अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में शुरू किया है केंद्र सरकार ने मैं भी डिजिटल नाम से एक कैंपेन। ये कैंपेन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो सड़क पर दुकान लगाने वाले होते हैं, ठेले लगाने वाले होते हैं, ठीक है, सब्जियों वाले या फिर कोई फल बेचने वाले जो होते हैं, या फिर छोटे मोटे सामग्रियां बेचने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए ये जागरूकता अभियान शुरू किया गया है मैं भी डिजिटल नाम से। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों 4 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में लगभग 10 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, मैं भी डिजिटल कैंपेन के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO विनोद कुमार यादव जी को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा इनको ये पुरस्कार मिला है? IET के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। क्यों? भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में और उसके सुधार के लिए इनका जो भी योगदान रहा है उस वजह से इनको सम्मानित किया गया है। वैसे तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड जो होता है, इंजीनियर अवार्ड जो होता है, ये 15 सितंबर को ही दे दिया जाता है। 15 सितंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन तो राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारत रत्न M विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, और इसी वजह से इसी दिन दिया जाता है इंजीनियर्स अवार्ड। और लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना चल रहा था तो इस वजह से घोषणा तो हो चुकी थी, इसको मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था सितंबर मंथ में, लेकिन दिया तो अभी गया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए, रेलवे के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया? तो अभी हाल में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक और नई प्रगति मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो भी ज़िले होंगे उन ज़िलों में एक एक ज़िले से क्या क्या वहाँ की जो शिल्प कला है उसको प्रमोट की जाएगी। जैसे आप लोग इसी से मिलता जुलता एक कैंपेन देख रहे होंगे, एक योजना देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में। कौन सा? एक जिला एक उत्पाद योजना है, उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस योजना है।
उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक जिले से जहाँ की जो चीज़ें फेमस हुई उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और उसके उत्पादन में वृद्धि कराई जाती है। ऐसे ही होगा एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में। वहाँ पर क्या होगा, मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प के अभियान के तहत जिस जिले में जो शिल्प कला फेमस होगी उसको और ज़्यादा फेमस किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जिससे उसकी पहचान और बढ़ाई जाएगी। चलिए मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश से कुछ पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने दोस्तों अभी धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया हुआ है। धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसके लिए जेल वगैरह होगा या जुर्माना वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अभी तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया, याद रखना आपको, या इम्पोर्टेंट है इसको। और तानसेन सम्मान से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, यहीं पर अभी मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कारों की घोषणा हुई है। तो उसमें एकलव्य पुरस्कार दिए जाते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार दिए जाते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में दिए जाते हैं पुरस्कार, ठीक है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा शहर को दोस्तों विश्व विरासत शहर घोषित किया गया था, ठीक है, स्थली में घोषित किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में यूनेस्को ने बायोस्फीयर का दर्जा दिया था। पन्ना टाइगर रिजर्व से याद आया बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश का ही तो है। और इसमें अभी पहली बार हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत हुई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट्स। मध्य प्रदेश से स्टैटिक जानिए, ये रहा मध्य प्रदेश मध्य में। भोपाल यहाँ की राजधानी है और भोपाल से ही आपको याद रखना है भोजताल। क्या? भोजताल याद रखना है। भोजताल झील कहाँ पर है? भोपाल में ही है। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, एक्चुअली में ये गवर्नर हैं यूपी की, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला है एमपी का भी। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व और आपको पेंच टाइगर रिजर्व का भी नाम मैंने आपको बताया था। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक भी बताई थी कल। क्या थी ट्रिक? मैंने कहा था आपको कि कान्हा जी ने बांधवगढ़ में पन्ना को पेंच किया, ठीक है, पन्ना को पेंच किया। पन्ना जो होता है ना, पेजेस जो होते हैं, पन्ना को पेंच किया कान्हा जी ने बांधवगढ़ में। तो इससे 4 आप लोग नेशनल पार्क याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश देखिए अपना बॉर्डर किससे कैसे शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर दोस्तों महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो तानसेन सम्मान दोस्तों इस बार मिला पंडित सतीश व्यास जी को। वर्ष 2020 का पंडित सतीश व्यास जी दोस्तों ये फेमस गायक हैं और ये पंडित CR व्यास के पुत्र हैं। पंडित CR व्यास जिनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका था, तो इनके ये सुपुत्र हैं पंडित सतीश व्यास जी। इनको अभी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि के रूप में इनको 2 लाख रुपए मिले हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिला है और एक पट्टिका दी गई है। साथ ही में दोस्तों भोपाल की एक संस्था है अभिनव कला परिषद, याद रखिएगा इसको भी, अभिनव कला परिषद। तो अभिनव कला परिषद को भी एक अवार्ड मिला है, राजा मान सिंह तोमर सम्मान। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, राजा मान सिंह तोमर सम्मान। कल क्वेश्चन ऑफ द डे में इसे पूछूंगा। तो ये भोपाल की संस्था है अभिनव कला परिषद, उसको दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सोनालिका ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इसका नाम रखा है टाइगर इलेक्ट्रिक। क्या? टाइगर इलेक्ट्रिक नाम रखा है इसका। टाइगर इलेक्ट्रिक भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। इसको डिज़ाइन किया गया है यूरोप में, ठीक है। इसकी कीमत है 5.99 लाख रुपए। तो सोनालिका ने इसको विकसित किया है, लॉन्च किया है भारत में, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। सोनालिका के बारे में बात करें, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है। 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। पंजाब के होशियारपुर में है इसका हेडक्वार्टर और इसके फाउंडर हैं लक्ष्मण दास मित्तल जी। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे 1 जनवरी 2021 के आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप 12 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतने दिनों से लगातार जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है ऐसे ही आप आगे भी जुड़े रहेंगे। मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। इस वीडियो की क्विज जाकर के सॉल्व कर लो आप लोग MZT ऐप पर, वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लो, मिश्रा जी टेक्निकल MZT एजुकेशन के नाम से है। अच्छा दोस्तों, हाँ मैंने आपसे बताया था कि आज से इस चैनल का नाम MZT एजुकेशन कर दिया जाएगा। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं इसको चेंज करने का सोच रहा था लेकिन कोई अच्छा दिन नहीं मिल रहा था। तो आज से नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं।
इस चैनल का नाम चेंज करके MZT एजुकेशन हो जाएगा। तो जो लोग नए आएंगे या फिर जो लोग पुराने हैं किसी कारणवश चले गए हैं वो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। MZT एजुकेशन के नाम से ये चैनल रहेगा। लोगो अभी कुछ दिन तक वही रहेगा, उसके बाद दिनों के बाद चेंज कर दिया जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।